चले हम लोग कल जो हमने पेपर किया था, टास्क पेपर था, उस पे आज हमारी डिस्कस रहेगी, है ना। मेन डिस्कस जो रहेगी कल का जो पेपर हुआ था उस पे रहेगी। मैं भी आप लोगों ने मेहनत की थी, है ना। तो हम लोग जो कल का पेपर था उसमें डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे, हमने जो इकोनॉमी वाले पार्ट में जो टास्क दिया था उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिस्कशन रहेगा, सबसे पहला डिस्कशन का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आरबीआई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके इसको एक साइड पे लिखते रहे, ठीक है। आरबीआई के बारे में जो भी मैं आपको बताऊंगा, कल जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आरबीआई के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आरबीआई जो है सबसे पहले वो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। केंद्रीय बैंक भी इसे बोला जाता है। जितनी भी भारत में बैंकिंग व्यवस्था है उस बैंकिंग व्यवस्था को बनाने के लिए आरबीआई को एक जिम्मा दिया गया है, ठीक है। आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। ये भारत सरकार का बैंक है। सबसे पहले देखिए हमने जो पॉलिटी वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था, पॉलिटी वाले पार्ट में जब हम 1935 का एक्ट पढ़ रहे थे तो 1935 के एक्ट में सबसे पहले आरबीआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। 1935 के एक्ट में सबसे पहले आरबीआई को इंट्रोडक्ट करवाया गया था। इसके लिए 1934 में हिल्टन आयोग उसे बोला जाता है, हिल्टन आयोग बोला जाता है। इस आयोग का गठन जो किया गया था, ये हिल्टन आयोग एक्ट बोला जाता है। इस आयोग का गठन 1934 में किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। देखिए ब्रिटिश काल में ही जो हमारा आरबीआई है वो स्टैंड हो रहा है, ब्रिटिश काल में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के देखिए, आगे चल के कल आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था, मे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि आरबीआई के इतिहास में कम से कम 12 से 14 गवर्नर रह चुके हैं अभी तक, ठीक है। उनमें एक ऑप्शन था मनमोहन सिंह भी, ठीक है। मनमोहन सिंह जो ऑप्शन था, बहुत से लड़के उसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज थे कि मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर नहीं रह चुके थे करके, लेकिन गलत है। जो मनमोहन है वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। उसी को लेके आपके डाउट थे, वो क्वेश्चन मैंने आरबीआई के जितने भी गवर्नर रहे हैं उनसे उठा के दिया था। ऐसा क्वेश्चन दिया था, कहीं एक बार आयोग ने ऐसा पूछा था, ठीक है। देखिए जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद ये एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने भारत की आजादी के बाद, देखिए भारत जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। भारत आजाद जरूर हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत को पूरी वित्तीय संस्थाएं नहीं दी गई थी। कहा गया था कि जब तक ब्रिटिश पूरी तरह से, देखिए क्वेश्चन आ भी चुका है, 30 जून, सब नोट डाउन करते रहे, 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 ईस्वी को ब्रिटिशों ने भारत को सभी चीजें सौंप दी गई थी 30 जून 1948 को, लेकिन भारत आजाद कब हो रहा है? 15 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में बन चुका है कि ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को पूर्ण रूप से सत्ता कब दी गई थी। देखिए पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी दी गई थी भारत को वो 30 जून 1948 को दी गई थी, ठीक है। एक मिनट जस्ट, ठीक है। भारत को पूरी रूप से जो जिम्मेदारी दी गई थी वो 30 जून 1948 को दी गई थी। 30 जून 1948 तक इस आरबीआई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काम किया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वित्तीय संस्था है जिसने आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के लिए काम किया है, तो आरबीआई है। इसके बाद देखिए आरबीआई की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 5 करोड़ रुपए से हुई थी और 5 करोड़ में 100 शेयर होल्डर थे तत्कालीन समय में और प्रत्येक शेयर होल्डर का वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट जस्ट, क्या आप सुन पा रहे हो? ओके ठीक है, हाँ ठीक है।
तो आरबीआई की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगा के हुई थी। इसमें 100 शेयर होल्डर थे और प्रत्येक शेयर होल्डर का जो शेयर लगा था वो 5 लाख रुपए का लगा था। ठीक है, 5 लाख का प्रत्येक शेयर होल्डर का पैसा लगा था और जितने भी शेयर होल्डर थे 100 थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 करोड़ आएगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीआई की जो स्टार्टिंग पूंजी थी जिससे आरबीआई स्टार्ट किया गया था वो कितनी थी, तो वो 5 करोड़ रुपए थी। आगे चल के 1 जनवरी 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज हुआ। जैसे आपने देखा होगा एसबीआई का नेशनलाइज, जैसे आपने देखा होगा 1969 में आपने देखा होगा नेशनलाइज बैंकों जो था 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था इस टाइम पे 1969 में। फिर जाके इंदिरा गांधी ने फिर 1980 के आसपास में फिर जो बचे 6-7 बैंक थे उनका नेशनलाइज किया। उसी प्रकार से 1 जनवरी 49 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद आगे चल के देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आरबीआई के बारे में दे रहा हूं। देखिए आरबीआई जो है वो नोट जो है उनको क्या करती है, आपको पता है कि टकसालों में या जो भी नोट हमारा जो भी नोट छापने वाले स्थल है वो भी पूछे जाते हैं मेन जो है। ठीक है, तो उनमें आरबीआई जो है वो नोट छापने का काम करती है। ठीक है, देखिए आरबीआई जब नोट छापती है तो 1 रुपए का डॉलर और 1 रुपए के नोट को आरबीआई बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है। आरबीआई 1 रुपए का डॉलर और 1 रुपए का जो नोट होता है उसे बिल्कुल भी इश्यू नहीं करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे इश्यू कौन करता है? इसे वित्त मंत्रालय इश्यू करता है। वित्त मंत्रालय इश्यू करता है, वित्त सचिव के इसमें साइन होते हैं। ठीक है, 1 रुपए के डॉलर या नोट पे। इसके अलावा जितने भी डॉलर या नोट होते हैं उनका जो मतलब उनको जो मार्केट में निकालता है वो आरबीआई निकालता है। आज देखिए हर नोट में आरबीआई के गवर्नर का क्या होता है, हस्ताक्षर होते हैं, उसके साइन होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो है आप ये मान के चलो कि 1 रुपए का नोट और डॉलर के अलावा जो भी है भारत में जो भी पैसा या करेंसी है उसको आरबीआई ही लॉन्च करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आरबीआई जब भी पैसा छापती है उसके लिए मिनिमम सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसे बोला जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS इसे बोला जाता है, शॉर्ट में इसे बोला जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के माध्यम से आरबीआई जो है वो नोट छापती है। देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत सरकार ने 1957 में अडॉप्ट किया था यानी अपनाया था। इसके माध्यम से क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के माध्यम से क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के माध्यम से क्या रखा है, आरबीआई जब भी पैसा मतलब छापेगी उसके लिए 200 करोड़ रुपए की मिनिमम पूंजी उसके पास होनी चाहिए। इसमें 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए का रेशियो बनाया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो 200 करोड़ में 115 करोड़ में स्वर्ण है या विदेशी मुद्रा है? एनीवन आइडिया? जो आरबीआई नोट छापती है किसके द्वारा? स्वर्ण रखती है वो। कितना स्वर्ण होता है? कुछ परसेंटेज के अनुसार रखा जाता है। मैंने परसेंटेज आपके सामने बांट दिया है। 200 करोड़ रुपए मिनिमम होना चाहिए। 200 करोड़ में 115 करोड़ और 85 करोड़। 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए? सर गोल्ड होना चाहिए। 115 करोड़ का 115 का गोल्ड है ना। चलिए, और 85 का क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, है ना। तब जाके रेशियो पूरा होता है और तब जाके जो 200 करोड़ रुपए का एक टास्क दिया गया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा तब कंप्लीट होता है। इसके बाद आरबीआई जो है वो नोटों को क्या करती है, छापना शुरू करती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा भारत सरकार जो है वो नुकसान में आ जाती है। जिस टाइम पे भारत सरकार नुकसान में आ जाती है तो भारत सरकार के पास विदेशी एजेंसियां जो है या जो देश के अंतर्गत ही जो लोन देने वाली एजेंसियां हैं उनसे भी भरपाई नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में जो भारत सरकार है कुछ न मिलने के बाद ये सीधे आरबीआई से कहती है कि आप नोट छापो।
ठीक है। ऐसी स्थिति में अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार है वो आरबीआई से नोट छपवाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चल के जो आरबीआई है ये बहुत ऐसी पॉलिसियां हैं जो अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये साख नियंत्रण करती है, साख नियंत्रण, इसे आप क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हो, ठीक है। साख नियंत्रण के अंतर्गत सबसे मेन जो चीज है वो मैंने आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, ये साख नियंत्रण के अंतर्गत आती है। देखिए, एक नोटों का निर्गमन करती है, नोटों का निर्गमन करती है, ये भारत सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है। चार ये है, पांचवा इसका जो है वो है बैंक दर, बैंक दर। आरबीआई जो है वो 5 प्रकार के जो इसके साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण का मतलब कोई मुझे समझा सकता है? साख नियंत्रण का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट में पैसा कम करना है या बढ़ाना है वो इन्हीं 5 रेटों के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। अगर मार्केट में सरकार को लगे कि भैया अभी हमें लोगों को उधार देना है, अभी लोगों को उधार देना है, तो यही 5 में से जो भी रेट है वो मैं आपको बताऊंगा, ये काम करेंगे। अगर सरकार को लग रहा है कि अभी मार्केट में पैसा कम करना है तो यही 5 रेट जो है वो जो होते हैं, सरकार इन्हीं के माध्यम से मार्केट को चलाने का काम करती है, ठीक है। 1 मिनट जस्ट। चलिए, हम थे साख नियंत्रण में, क्रेडिट कंट्रोल में, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, बैंक दर, ये सब थे। और मैंने आपको ये बताया कि इन दरों के माध्यम से जो आरबीआई है वो मार्केट में क्या करती है, पैसे को कम और ज्यादा करती है, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बैंक दर होती है। देखिए, बैंक दर आरबीआई के द्वारा, बैंक दर वो दर होती है जब आरबीआई अन्य बैंकों को, जब आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है। और बैंक दर और रेपो रेट दोनों सेम होंगे। रेपो रेट के माध्यम से भी आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है, दोनों एक ही है। लेकिन बैंक दर में जब आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट में जब आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दोनों सेम है, दोनों के माध्यम से ही आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा इशू करवाती है। यानी कि बैंक इस 2 रेट के आधार पर आरबीआई से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसी के साथ रिवर्स रेपो रेट लगता है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब क्या होता है? बैक आना, ठीक है। रेपो के अनुसार आरबीआई बैंकों को पैसा देती है और रिवर्स रेपो रेट के अनुसार बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देते हैं, ठीक है, वो आरबीआई को पैसा देते हैं। अब एक मैथमेटिक्स आपको मैं बता रहा हूं। सपोज करो वर्तमान में 6% जो है वो रेपो रेट है, 6% रेपो रेट है। यानी कि बैंक को जब आरबीआई पैसा देती है तो उस टाइम पे रेपो रेट के अनुसार वो कहती है कि 6% हम रेपो रेट देंगे, कि 6% आपको हमें देना ही पड़ेगा। 100 रुपए बैंकों को दिया आरबीआई ने, तो 100 में से 6 रुपए आरबीआई ने अपने पास रख लिया। अब बचे 94। अब 94 रुपए में जो सपोज करो सिर्फ रेपो रेट ही मैं आपको अभी जो है वो कैलकुलेट करवा रहा हूं। होने के लिए 5 के 5 रेट कैलकुलेट करवा सकता हूं। फिलहाल 1 से मैं आपको पूरी मार्केट की गणित समझा रहा हूं, ठीक है। तो 94 में क्या होता है, आरबीआई 6 रुपए अपने पास रख ले। 94 में बैंकों से कहता है आप लोन दो, चाहे आप इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करो, ठीक है। इसमें आपको सैलरी देनी है, कुछ भी करनी है, 94 में करो, चाहे लोन देना है। अब सपोज करो अचानक से मार्केट में पैसा बढ़ गया हो, अचानक से मार्केट में पैसा बढ़ गया हो।
अगर अचानक से मार्केट में पैसा बढ़ गया हो तो ऐसे में आपको पता होगा मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति वाला भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो सीधा का सीधा मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जो है उसका संबंध महंगाई से है। मुद्रास्फीति का संबंध महंगाई से है। मार्केट में जब पैसा ज्यादा आने लग जाए, लोगों के जेब में पैसा ज्यादा होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आरबीआई है वो रेपो रेट को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी? सपोज करो अब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा के, ध्यान से समझिएगा, 10 कर दे रही है। अब 10 जब आरबीआई रेपो रेट को कर दे रही है तो अब बैंकों के पास 90 रुपए ही जाएंगे। पहले 94 जा रहे थे, अब 10 कर दिया तो 90 जा रहे। कटौती कितने की होगी? 4 पे हो गई। कोई 100 रुपए के हिसाब से थोड़ी देगा बैंकों को आरबीआई पैसा, वो तो कहीं खरबों अरबों में क्या कहते हैं लेन देन होगा। तो 4 रुपए 100 रुपए से आ रहे हैं तो अरब में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने रुपए कर सकती है। तो अब 10 रुपए 10% लगा दिया है, तो अब सिर्फ जो बैंक है वो 90 रुपए में ही सैलरी देंगे, ब्याज देंगे, जो भी ऋण है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा आया तो आरबीआई ने क्या कर दिया? रेपो रेट ज्यादा कर दिया। अब सपोज करो मार्केट में पैसा कम है, अब मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई जो होगी वो रेपो रेट को कम कर देगी। अब आरबीआई रेपो रेट को 2% कर दे रही है। आरबीआई जो है रेपो रेट को 2% कर दे रही है। अब बैंकों को कितना जाएगा? 98। पहले देखिए 90 जा रहा था, अब 98 जा रहा, 8 रुपए बढ़ के जा रहा है। तो 8 रुपए बढ़ के जाने का मतलब क्या है? बैंक जो आरबीआई है वो बैंकों के माध्यम से कस्टमरों को प्रोत्साहित कर रही है कि भैया आप आओ और पैसा ले जाओ। समझ में आ रहा है ना? दैट इज कॉल्ड इज क्रेडिट कंट्रोल, इसे बोलते हैं साख नियंत्रण। इस प्रकार से आरबीआई जो है वो मार्केट को क्या करती है? रेगुलेट करती है। चूंकि हमारा टास्क ज्यादा था तो मैं एक हिंट आपको दे रहा हूं, हमें ऐसे कंट्रोल करना है, ठीक है। देखिए आगे चलकर आरबीआई का पैनल होता है। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, एक नीचे कलकत्ता में है, एक मुंबई में है। वैसे तो मुंबई में देखिए आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो भी एक इंपोर्टेंट है। कई बार लोगों के जेहन में हमारी कैपिटल दिल्ली रहती है, पर आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, जो मेन वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सब का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है, जो मेन वित्तीय संस्थाएं हैं। इसीलिए तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर दूसरा टास्क मैंने आपको दिया था सेबी। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टेबल हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। देखिए 12 अप्रैल 1988 को ये जो है वो जरूर स्टैंड हुआ था, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा शेयर मार्केट को, जो शेयर मार्केट होती है उसे रेगुलेट करती है। यानी शेयर मार्केट रेगुलेट का मतलब नियंत्रण करती है, ठीक है। और सेबी जो है वो पूरा का पूरा आपका शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। ये मान के चलो कि जो भी शेयर मार्केट है, देखिए आपने सुना होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं भारत का पहला ऐसा कौन सा शेयर मार्केट है जिन्होंने सबसे पहले कस्टमरों के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की, ये क्वेश्चन भी पूछता आयोग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर जिज्ञासा भी रहनी चाहिए कि हमें ये भी जानना है। थोड़ी बहुत जिज्ञासा मैं आपके अंदर पैदा करूंगा, ठीक है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम किसी भी टॉपिक से उतनी बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है, समझ में आया ना? जिज्ञासा का होना एक स्टूडेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी जिज्ञासा नहीं है तो हम किसी भी टॉपिक को बढ़िया से नहीं समझते हैं। आज आप लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि भारत का पहला कौन सा ऐसा शेयर मार्केट था जिसने सबसे पहले कस्टमरों के लिए ऑनलाइन शेयर मार्केटिंग शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो रहा आपका सेबी का, ठीक है। शेयर मार्केट का अगर हम इतिहास देखें भारत में
तो भारत का शेयर मार्केट का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, क्योंकि 1875 यानी कि 1875 में ही भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही शेयर मार्केट जो है वो ओपन हो चुका था। बंबई स्टॉक, बंबई शेयर मार्केट, बंबई शेयर मार्केट को भारत का सबसे पहला शेयर मार्केट बोला जाता है और एशिया का भी सबसे पुराना शेयर मार्केट बोला जाता है। तो भारत में शेयर मार्केट का इतिहास बहुत प्राचीन है। ब्रिटिश काल से ही भारत में शेयर मार्केट का जो है वो प्रादुर्भाव हो चुका था, ठीक है। देखिए आगे चल के फिर कई शेयर मार्केटें बनी, तो बीच में स्टॉप लगा के भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1988, देखिए इस टाइम पे जो आपके पीएम थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। राजीव गांधी ने कुछ बहुत चेंजेस यहाँ पे किए थे, ठीक है, पंचायती राज को लेके। देखिए पंचायती राज के लिए 73 और 74वां संविधान संशोधन आप जरूर पढ़ते हो, लेकिन उससे पहले 64 और 65 का जो बिल था, मैं संविधान संशोधन पास की बात नहीं कर रहा, बिल जो था वो राजीव गांधी के कार्यकाल में ही पंचायती राज को सशक्त करने के लिए संसद में रखा गया था। हालांकि वो पास नहीं हुआ, पास बाद में हुआ। पास जो हुआ वो 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो राजीव गांधी को भारत में जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है या कंप्यूटराइज जो है, मतलब कंप्यूटर डिजिटल जो है, डिजिटल भारत की और सबसे पहला जो कदम उठाया था वो राजीव गांधी द्वारा उठाया गया था, ठीक है। तो इसी टाइम पे सेबी भी ओपन हुआ। देखिए सेबी 12 अप्रैल 1988 को ओपन हो रहा है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन घुमाने वाला दिया था कि संसद ने कब एक अध्यादेश पारित करके सेबी को एक वैधानिक संस्था का दर्जा दिया था। देखिए सेबी जो है वो संसद के द्वारा एक विधेयक द्वारा पास एक वैधानिक संस्था है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था, आप इनबॉक्स में मैसेज करिए। एक क्वेश्चन दिया था कि सेबी को कब संसद द्वारा एक बिल पास करके वैधानिक दर्जा दिया गया था। आंसर बताइए जल्दी, इनबॉक्स खुला है आपका। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 30 जनवरी 1995। हाँ गुड, 30 जनवरी 1992। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक मिनट में। अब मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया संसद के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, सेबी जो है ना सीधे रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, संसद के प्रति। याद रखिएगा सेबी एकमात्र ऐसी रेगुलेट करने वाली संस्था है, आरबीआई नहीं है। याद रखिएगा आरबीआई संसद के प्रति उत्तरदायी संस्था नहीं है, लेकिन सेबी जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ठीक है, कि ये क्या करे, संसद का भी मान सम्मान रखते हुए शेयर होल्डरों का क्या करे, ख्याल रखे मार्केटिंग में, क्योंकि आए दिन शेयरों में फ्रॉडिंग होते रहती है। तो इसके लिए सेबी पूरी की पूरी व्यवस्था करती है। बाकी जिस दिन इकोनॉमी का लेक्चर होगा उस दिन मैं आपको पूरा सब बता दूंगा, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर मुझे बताइए आपको किस टॉपिक में कल थोड़ा डाउट लगा, जो मैंने आपको टास्क दे रखा था। एक एक करके बताते रहिए, मैं उसी पे सॉल्यूशन दूंगा, उसी का सॉल्यूशन करूंगा, मतलब बताते रहिए। हिंदी में कौन से टॉपिक पे? उपसर्ग और प्रत्यय। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, चलिए मैं बता भी देता हूं फटाफट एक ट्रैक में। 5 मिनट की जर्नी रहेगी और 5 मिनट में मैं उपसर्ग और प्रत्यय का मैं आपको बता दूं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि जो शब्द के आगे जुड़ के, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द, देखिए कल के टास्क पेपर में हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट था
उसमें उपसर्ग और प्रत्यय था। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो वो शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ चेंज कर देते हैं उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। और उपसर्ग को बढ़िया से कभी भी अगर एग्जामिनर दे दे या यूके SSC बोर्ड आपके सामने उपसर्ग को रखे और आपको उपसर्ग नहीं आ रहा है तो देखिए वहां पे आपकी जो मेंटलिटी लेवल है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम काम करेगा। देखिए उपसर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उपसर्ग और प्रत्यय, जब तक आपकी संधि का कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके पूरे जो लास्ट लेवल है वहां तक क्लियर नहीं है ना, तब तक आपको ना उपसर्ग आएगा ना प्रत्यय। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ चेंज हो जाता है। आप ही लोगों में से कोई एक बताए, कोई भी बता दे, कोई भी शब्द बता दे, उसी को मैं तोड़ के आपके सामने उपसर्ग बताऊंगा। कोई भी शब्द बता दे आप लोग, कोई भी शब्द बताए आप, कोई भी शब्द बता सकते हैं। बताइए नीरज। पहले नीरज आप बताओ कोई भी एक शब्द बताइए। विद्यालय, ओके। जैसे नीरज ने बताया कि विद्यालय है ना, विद्यालय। देखिए विद्यालय है ना, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है। संधि जो होती है ये प्लस कर लेते हैं बीच में, ठीक है। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। देखिए आलय जो शब्द है ना वो तो एक पर्टिकुलर है, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। जैसे विद्या धन आलय मतलब विद्या का घर। यहाँ पे जो विद्या है देखिए ये जब आलय में लगी तो इसने आलय का ही डायरेक्शन चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया। इसने आलय का ही जो एक शब्द आ रहा था, उपसर्ग क्या है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ चेंज कर दे। आलय जो है वो तो पीछे था, ठीक है, इसके आगे विद्या जुड़ा। आलय का मतलब नॉर्मली हम जब घर के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें हमें घर के पर्यायवाची में यानी कि जो होम है या घर है उसके पर्यायवाची में हमें आलय भी मिलता है, ठीक है। आलय का मतलब घर होता है। तो यहाँ पे हमने विद्या जोड़ दिया तो आगे उस घर को उसने क्या बना दिया, घर तो था ही, ठीक है, घर तो था ही, लेकिन उसका अर्थ चेंज कर दिया। वो घर किसका हो गया, विद्या का। विद्या का घर यानी विद्यालय, है ना। और कोई दूसरा शब्द कोई भी बोल सकता है। किसमें, परिस्थिति। परिस्थिति बड़ा टिपिकल शब्द बोल दिया। क्या परिस्थिति जो है, क्या परिस्थिति जो है, क्या ये संधि विच्छेद के अंतर्गत आ सकता है। आप सभी के लिए टास्क है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हमने हमारा जो मेंटलिटी लेवल है वो चेक करना है। क्या परिस्थिति जो है वो संधि के अंतर्गत आएगा। ओके, परिस्थिति संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, आएगा सर, आएगा। ओके। क्या आपको मैंने बोर्ड में लिखा है परिधन स्थिति, क्या इसमें टूटेगा या परिधन स्थिति इसमें टूटेगा, बताइए। एक ऊपर है और एक नीचे है, इन दोनों में किसमें टूट सकता है। ऊपर वाले में सर। परिधन स्थिति ऊपर वाले में। अगर हम इसमें तोड़ेंगे तो ये आपका छोटा बड़ा ही आ रहा है और ये छोटा ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू इस शब्द के। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू इस शब्द के। तो बड़ा ही और छोटा ही मिलके बड़ा ही का निर्माण करता है। क्या हमें परिस्थिति में कहीं बड़ा ही दिख रहा है, बताइए। क्या परिस्थिति में हमें कहीं बड़ा ही दिखा। सर बोर्ड भी दिखाई दे रहा है सर सही से। ओके ओके ओके, रुको एक मिनट, मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं इसका। ओके ओके।